वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट्स, हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 हुआ था, जिसमें हमने देखा था कंपाउंड प्रोपोर्शंस को। इसके अलावा इनहेरिटेंस वाले क्वेश्चंस भी देखे थे और इसके साथ साथ हमने एक और चीज़ भी देखी थी, पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस। ठीक है, ये पेड सेशन वाला जो हमारा ग्रुप है वहाँ पे मैंने टास्क असाइन किया था कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो इसको मैं पब्लिकली अपलोड कर रही हूँ ताकि वो लोग भी फ़ायदा उठा सकें जो कि मेरे पेड सेशन में नहीं है। तो चलिए जी, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा था कि इफ़ 4200 मैन have sufficient food for 32 days at a rate of 12 hectogram per person, how many men may live so that the same food be sufficient for 42 days at a rate of 16 हेक्टोग्राम पर पर्सन। हमें बताया हुआ था कि अगर 4200 आदमी हैं और उनके लिए 32 दिन के लिए 12 हेक्टोग्राम पर पर्सन के लिहाज से फूड जो है वो सफिशेंट है, तो कितने आदमी जो है निकल जाएं कि 42 दिन के लिए 16 हेक्टोग्राम पर पर्सन के लिहाज से फूड जो है वो सफिशेंट हो जाए। तो इसमें जो है हमने आदमी पहले टोटल कैलकुलेट कर लेने हैं कि कितने लोगों के लिए जो है ये फूड सफिशेंट होगी, फिर उसके बाद टोटल में से उनको माइनस कर लेंगे तो हमारे पास फाइनली जो है वो आंसर आ जाएगा कि कितने लोगों को वहाँ से निकलना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसमें डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन को चेक करेंगे। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ऊपर डेज फूड एंड मैन लिखेंगे और नीचे वैल्यूज़ लिख लेंगे जो भी दी हुई हैं। पहले आपको 4200 मैन बताए हुए थे 12 हेक्टोग्राम फूड और 32 डेज़ के लिए। फिर मैन जो है वो पूछे हुए हैं कि कितने हैं और यहाँ पे एक्स लगा देंगे और 16 हेक्टोग्राम पर पर्सन के लिहाज से 42 डेज़ के लिए फूड। यहाँ तक क्वेश्चन को जब हम इस तरह से अंडरस्टैंड करके लिख लेंगे, और ये भी याद रखना है कि जो चीज़ आपने फाइंड करनी है उसको आपने एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे लिखना है। ठीक है, ये जो एक्स वाली वैल्यू है मीन के मैन जो है वो हमने यहाँ पे लिखे। उसके बाद आप इन को आपस में कंपेयर करेंगे। किस तरह से कंपेयर करेंगे कि सबसे पहले जो है आप डेज़ को और मैन को आपस में कंपेयर करेंगे कि जब 32 डेज़ थे तो तब 4200 मैन हैं। ठीक है, आप डेज़ को अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो फिर आपके ख्याल में अगर वही फूड जो है, अगर डेज़ इंक्रीज़ हो रहे हैं तो क्या ज़्यादा लोग खाएंगे वो वही वाली उतनी फूड या कम लोग खाएंगे? तो दिन जब बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ज़्यादा लोग कम लोगों के लिए ही पूरी होगी ना फूड, मतलब यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो इन्वर्स प्रोपोर्शन के लिए आपने एक एरो ऊपर की तरफ लगाना है और दूसरा एरो नीचे की तरफ। इससे हमें ये पता चलेगा कि यहाँ पे इन्वर्स प्रोपोर्शन है इन दोनों के दरमियान, डेज़ और मैन के दरमियान। इस वजह से डेज़ वाला एरो मैंने नीचे की तरफ लगाया और मैन वाला ऊपर की तरफ लगाया। अब दूसरा स्टेप ये आ जाता है स्टूडेंट्स कि अब आपने फूड को और मैन को आपस में कंपेयर करना है। जब 12 हेक्टोग्राम पर पर्सन के लिहाज से था तो 4200 मैन थे, और अगर 16 हेक्टोग्राम पर पर्सन के लिहाज से हो तो फिर आदमी जो है वो बढ़ेंगे या कम होंगे। तो अब जो है वो फूड इंक्रीज़ हो रही है पर पर्सन के लिहाज से, तो इसका मतलब है कि आदमी कम होंगे। फूड बढ़ रही है तो आदमी कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो एक एरो तो ऑलरेडी जो है ऊपर की तरफ है मैन वाला, तो हम ये वाला एरो फिर नीचे की तरफ लगाएंगे। यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको एरो की डायरेक्शन समझाने के लिए बताया कि किस तरह कंपेयर करेंगे। पहले डेज़ को और मैन को आपस में कंपेयर कर लेंगे, फिर फूड को और मैन को कंपेयर कर लेंगे। अब जब हमारे पास एरोज इस तरह से सेट हो जाएंगे फिर हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी। जो चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है सबसे पहले वो लिखेंगे। क्या कैलकुलेशन हमने करनी है, ये मैन निकालने हैं ना, तो एक्स वाली वैल्यू, अब एरो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्स वाली साइड से स्टार्ट हो रहा है तो एक्स को हम बटे के ऊपर लिखेंगे एक्स, और नीचे जो है वो 4200 आ जाएगा। एक्स बटा 4200 बराबर की अलामत लगाएंगे। अब ये डेज़ वाला एरो या जो भी फूड या डेज़ में से कुछ भी ले लें, किसी को भी पहले रख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं तो 32 को ऊपर रखेंगे और 42 को नीचे, और फिर ज़रब की अलामत लगाएंगे। और फिर ये वाला एरो जो है वो 12 से स्टार्ट हो रहा है और 16 की तरफ आ रहा है, तो 12 को ऊपर और 16 को नीचे। अब आगे जो है आसान हो जाता है। अब ये 4200 को आप दूसरी तरफ ले जाएं, मल्टीप्लाई कर दें, कटिंग कर लें और आंसर आपके पास 2400 मैन आ जाएगा। ठीक है, 2400 मैन जब आ जाएगा तो कितने लोगों को लीव करना चाहिए, 4200 में से 2400 को माइनस करेंगे, 1800 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता दूं कि क्वेश्चन क्या था। इफ 15 लेबर्स अर्न 67,500 इन 9 डेज, हाउ मच मनी विल 10 लेबर्स अर्न इन 12 डेज। अगर 15 मज़दूर हैं और वो 67,500 रुपये जो है वो 9 दिन में कमाते हैं, 9 दिन में, तो कितनी जो है वो रकम कमाएंगे 10 मज़दूर 12 दिन में। ठीक है, अब इसको पहले उसी तरह हम लिखेंगे कि हमने जो है वो रकम मालूम करनी है ना, तो रकम को एक्सट्रीम राइट साइड पे आप लोग लिख लेंगे जो है रुपीज़।
उसके बाद डेज़ और लेबर्स यहाँ पे लिख लें। अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, लेबर्स को पहले लिखें, डेज़ को पहले लिखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद एरो की डायरेक्शन मालूम करनी है, तो सबसे पहले आपने एक्सट्रीम लेफ़्ट साइड वाली और एक्सट्रीम राइट साइड वाली वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर करना है। अब देखें कि जब पहली वैल्यू थी 15 मज़दूर थे तो 67,500 वो कमा रहे थे। अगर 10 मज़दूर होंगे, मज़दूर कम हो रहे हैं, तो क्या उनकी कमाई ज़्यादा होगी या कम होगी? जब मज़दूर कम हो रहे हैं तो बिल्कुल ज़ाहिर सी बात है कि उनकी कमाई भी कम होगी। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो दोनों एरो ऊपर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है डेज़ को भी आप रुपीज़ के साथ कंपेयर करेंगे। जब 9 दिन थे तो कमाई हो रही थी 67,500। 12 दिन होंगे, दिन बढ़ जाएंगे तो कमाई क्या ज़्यादा होगी या कम होगी? दिन बढ़ रहे हैं तो कमाई भी बढ़ेगी। तो इन दोनों के दरमियान भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन होने की वजह से ये डेज़ वाला एरो भी हम ऊपर की तरफ लगा देंगे। जब एरोज़ की डायरेक्शन सेट हो जाएगी तो फिर आपके पास जो है ना वो बटे में रकम को लिखना आसान हो जाएगा और फिर उसे सॉल्व करना आसान होगा। अब एरो की डायरेक्शन का आपको पता चल गया तो आप एरो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है उस वैल्यू को आप ऊपर रखेंगे। सबसे पहले तो आपने एक्स वाली वैल्यू लिखनी है, तो एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मीन एक्स ऊपर आएगा और 67,500 जो है वो बटे के नीचे आएगा, यहाँ पे लिखा। फिर 10/15 और ज़रा 12/9। अब इसका मैंने आपको बताया, इन दोनों को बेशक इसको इधर लिखें, इसको इधर रखें, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जो है वो ऑर्डर मैटर नहीं करता। फिर आपने क्या करना है, 67,500 को दूसरी तरफ ले जाना है, कटिंग कर लेनी है, मल्टीप्लाई होगा दूसरी तरफ जाके, कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 60,000। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पहले मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। 70 मैन कैन कंप्लीट अ वॉल ऑफ 150 मीटर लेंथ इन 12 डेज। हाउ मैनी मैन विल कंप्लीट द वॉल ऑफ लेंथ 600 मीटर इन 30 डेज। क्वेश्चन हमारे पास था कि अगर जो है वो 70 आदमी 150 मीटर लंबी दीवार को 12 दिन में बना रहे हैं तो कितने आदमी 600 मीटर लंबी दीवार को 30 दिन में बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने उसी तरह डेज और मीटर वॉल लिख देनी है कि उसकी लंबाई कितनी है और इधर जो है वो मैन लिख देने। उसके बाद एक्सट्रीम राइट साइड पे हमने क्या लिखा, जो चीज़ हमें मालूम करनी थी एक्स वाली वैल्यू को बिल्कुल जो है वो आप अपने सीधे हाथ की तरफ लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जी आप कंपेयर करेंगे डेज़ को आदमियों के साथ। डेज़ को आदमियों के साथ किस तरह कंपेयर करेंगे कि जब 12 दिन थे तो 70 आदमी थे, ठीक है। अब अगर 30 दिन हो रहे हैं तो आदमी क्या मतलब वही वाला टास्क अगर उन्होंने कंप्लीट करना हो तो आदमी जब दिन बढ़ रहे हैं तो क्या कम आदमी वही टास्क कर लेंगे ज़्यादा दिन में या ज़्यादा आदमी उतने दिनों में करेंगे। तो इसमें जब दिन बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि कम आदमी भी वो टास्क कंप्लीट कर लेंगे। तो दिन बढ़ रहे हैं तो आदमी कम हो रहे हैं तो इसका मतलब है दोनों का इन्वर्स रिलेशन है। तो आप क्या करेंगे, एक एरो को सीधा लगाएंगे, एक एरो को उल्टा लगाएंगे, मतलब एक को अपवर्ड और एक को डाउनवर्ड। तो इस एरो को हमने नीचे की तरफ किया, इसको अपवर्ड किया, मीन किए, यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन था इन दोनों के दरमियान। फिर जी आपने लंबाई जो है दीवार की और आदमियों के दरमियान जो है इनको आपस में कंपेयर करना है। 150 मीटर की दीवार थी लंबी तो 70 आदमी उसे मुकम्मल कर रहे थे। 600 मीटर की दीवार है तो उससे कितने आदमी मुकम्मल करेंगे। दीवार की लंबाई बढ़ गई है तो इसका मतलब है आदमी भी बढ़ जाएंगे। पहला एरो हमने लगा लिया था आदमियों वाला, ठीक है, ये ऊपर की तरफ था। अब इसके दरमियान जो रेशो आ रही है, मतलब सॉरी इनके दरमियान जो रिलेशन आ रहा है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का आ रहा है। मीन के 150 आदमी जो है वो सॉरी 150 मीटर की दीवार को 70 आदमी कर रहे थे तो 600 मीटर की दीवार के लिए ज़्यादा आदमी चाहिए। दीवार की लंबाई बढ़ रही है तो आदमी भी बढ़ रहे हैं, डायरेक्ट रिलेशन है, इस वजह से दोनों एरो ऊपर की तरफ आ जाएंगे। एरो की डायरेक्शन समझ ली, उसके बाद आपने लिखना है और लिखने में आपको आसानी होगी क्योंकि अब आपको एरो लगाने आ गए हैं। अब आपने क्या करना है, एक्स वाली वैल्यू को सबसे पहले लिखना है, एक्स को ऊपर 70 को नीचे। इसी तरह इस एरो को देखें आप तो 600 जो है वो पहले आएगा ऊपर बटे के और 150 नीचे आएगा और ज़रब जो है 12 ऊपर आएगा और 30 नीचे आएगा। फिर आप 70 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा, कटिंग करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा 112 आदमी। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पहले मैं रीड कर देती हूँ। इफ़ द फेयर ऑफ 12 क्विंटल लगेज फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 18 किलोमीटर इज़ 12 रुपीज़, हाउ मच फेयर विल बी चार्ज फॉर अ लगेज ऑफ 9 क्विंटल फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर, ठीक है। आपको कुछ सामान बताया हुआ है और उसका वज़न बताया हुआ है क्विंटल की फॉर्म में। और क्विंटल क्या चीज़ होती है, ये एक यूनिट है वेट का और ये 100 kg के इक्वल होता है, ठीक है। जिस तरह पीछे भी हमने एक यूनिट पढ़ा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन में आ सकते हैं तो इनको भी आप लोगों ने फिंगर टिप्स पे कर लेना है। उसके बाद जी आपने वेट लिख लेना है और इधर डिस्टेंस लिख लेना है और यहाँ पे फेयर उनका किराया लिख लेना है कि जब वज़न जो था वो 12 क्विंटल था तो उस वक्त 18 किलोमीटर का डिस्टेंस था और किराया जी 12 रुपये लग रहा था। अब जब वज़न कम हो गया है तो उस वक्त डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है और हमने जो है वो किराया मालूम करना है। उसी तरह बिल्कुल कंपेयर करेंगे
दो दो को आपस में कंपेयर करेंगे। सबसे पहले जो है आपने वज़न को और किराए को आपस में कंपेयर करना है कि जब वज़न जो था वो 12 क्विंटल था तो उस वक्त जो किराया था वो 12 रुपये लग रहा था, और जब वज़न जो है वो कम हो गया है तो क्या किराया ज़्यादा होगा या कम होगा? ऑब्वियसली कम होगा। जब वज़न कम हुआ है तो किराया भी कम होगा, तो इसका मतलब है दोनों के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन है। एरो दोनों एक ही डायरेक्शन में लगाएंगे, अपवर्ड लगाएंगे। फिर डिस्टेंस को और किराए को आपस में कंपेयर करेंगे। जब डिस्टेंस 18 किलोमीटर था, किराया 12 रुपये लग रहा था। डिस्टेंस बढ़ गया है तो क्या किराया बढ़ेगा या कम होगा? डिस्टेंस बढ़ रहा है तो किराया भी बढ़ेगा। दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, ये एरो भी उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, अपवर्ड आ जाएगा। एरोस की डायरेक्शन का जब आपको पता चल जाता है फिर लिखने में, आगे सॉल्व करने में आसानी होती है। सबसे पहले एक्स वाली वैल्यू लिखेंगे, एरो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्स वाली साइड से, तो एक्स को बटे के ऊपर लिखेंगे और दूसरी वैल्यू को नीचे। एक्स बटा 12 बराबर है ये वाली 9 बटा 12 आ जाएगा, ज़रब 20 बटा 18 आ जाएगा। 12 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, कटिंग होगी, आंसर आ जाएगा 10 रुपीज़। क्वेश्चन नंबर 5 था जी हमारे पास, 15 मशीन प्रिपेयर 360 स्वेटर्स इन 6 days, 3 machines get out of order, हाउ मैनी स्वेटर्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन 10 days बाय द रिमेनिंग मशीन्स। 15 मशीनें थी, 6 दिन में 360 स्वेटर बना रही थी। 12 मशीनें 10 दिन में कितने स्वेटर बनाएंगी? सबसे पहले आपने क्वेश्चन को समझ लिया, उसको लिख लिया, फिर एरो की डायरेक्शन का पता लगाएंगे। सबसे पहले आप इन दो वैल्यूज़ को कंपेयर करें, मशीन को और स्वेटर्स को। जब 15 मशीनें थीं तो 6 दिन में 300 नहीं सॉरी डेज़ को फिलहाल कंपेयर नहीं करेंगे। जब 15 मशीनें थी तो वो कितने स्वेटर बना रही थी? 360। अगर जो है मशीनें कम हो गई हैं तो कितने स्वेटर ज़्यादा बनाएंगी या कम बनाएंगी? कम बनाएंगी। जब मशीनें कम हो रही हैं तो स्वेटर भी कम बन रहे हैं। दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है, एरो की डायरेक्शन सेम आएगी। उसके बाद जी हम कंपेयर करेंगे डेज़ को और स्वेटर्स को। जब 6 दिन थे तो 360 स्वेटर बन रही थी। अब जब 10 दिन होंगे तो स्वेटर कम बनेगी, जो ज़्यादा दिन बढ़ रहे हैं तो स्वेटर भी बढ़ेंगी। मीन के डायरेक्ट रिलेशन है तो इसका एरो भी उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में स्वेटर वाला एरो है। एरो लगा लिए, फिर आप लिखेंगे एक्स बटा 360, 10 बटा 6 ज़रा 12 बटा 15। फिर आप लेके जाएंगे 360 को दूसरी तरफ, मल्टीप्लाई करेंगे, कटिंग करेंगे और एट द एंड आपके पास आंसर आ जाएगा 480। फिर जी उसके बाद हमारे पार्टनरशिप वाले क्वेश्चंस थे। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो था पार्टनरशिप वाला, वो था असलम एंड अकरम इन्वेस्टेड 27,000 रुपीज़ एंड 30,000 रुपीज़ फॉर टू स्टार्ट अ बिजनेस respectively. If they earned a profit of 66,500 at the end of the year, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ईच। दोनों का प्रॉफिट हमने फाइंड करना है। दोनों ने 27,000 और 30,000 का जो है वो पैसे मिलाए थे एक बिज़नेस के लिए। सबसे पहले आप दोनों की सिंपल रेशो निकाल लेंगे, कटिंग करेंगे। 27,000 और 30,000 की रेशो निकालने के लिए ये ज़ीरोज़ जो हैं पहले कट जाएंगे, 27 और 30 बच जाएगा। इस पे 3 का पहाड़ा लेके जाएँ, 3 9 27 और 3 10 30, 9 और 10 जो है वो रेशो आ गई, सिंपलेस्ट रेशो आ गई, इससे ज़्यादा सिंपल नहीं हो सकता था। दोनों रेशोज़ का सम लेंगे, 19 आ जाएगा। प्रॉफिट जो था वो 66,500 था। प्रॉफिट को हमने डिवाइड करना है दोनों में। कैसे डिवाइड करेंगे? जो असलम का शेयर है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो असलम की जो रेशो ये आई थी यहाँ पे हमारे पास वैल्यू 9 बटा टोटल जो सम है दोनों रेशोज़ का 19 है। 9 बटा 19 ज़रब 66,500 करेंगे, कटिंग करेंगे, आंसर आ जाएगा। और अकरम के लिए भी सेम वैसे ही करेंगे, 10 बटा 19 ज़रब 66,500 और इस तरह आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 2 में आमना और मरियम हैं और दोनों की जो है यहाँ पे आपको अमाउंट बताई हुई है 30,000 40,000। जीरो सारे कट जाएंगे, 4 जीरो से कट जाएंगे, सिंपलेस्ट रेशो आ जाएगी। सबसे पहले सिंपल रेशो निकालनी है, फिर उसका सम ले लेना है, फिर उसके बाद प्रॉफिट वाली आपको वैल्यू दी हुई होगी क्वेश्चन में। फिर आपने क्या करना है, शेयर निकालने के लिए जो उनकी वैल्यू आ गई थी यहाँ पे सिंपलेस्ट रेशो में, उसको ऊपर रखना है और नीचे जो है उसका सम जो था उसको, और फिर मल्टीप्लाई टोटल प्रॉफिट करके आंसर आ जाएगा। आमना का आ गया और मरियम का भी सेम ऐसे ही निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 था, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फॉर 9 मंथ्स 4,000 बताई हुई थी और एक महीने के लिए निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 4,000 को 9 से ज़रब देंगे। टोटल 9 महीने थे ना, तो 9 से ज़रब दे देंगे, 36,000 आ जाएगा। सेकंड इन्वेस्टमेंट जो है वो 30,000 बताई हुई थी, 7 महीने के लिए 7 से ज़रब देंगे, 21,000 आ जाएगा। और रेशो आप निकालेंगे दोनों की, तो 36,000 और 21,000 जो है वो दोनों की इन्वेस्टमेंट्स थी। दोनों की सिंपलेस्ट रेशो निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से इनको सिंपलेस्ट रेशो में कन्वर्ट करेंगे। जीरोस जो है सबसे पहले कैंसिल होंगी, 36 और 21 बच जाएगा। फिर आप कौन सा पहाड़ा लेके जाएंगे, फिर आप 3 का पहाड़ा लेके जाएंगे, 12 3 36 और 12 3 36 और 12 7 3 7 21, ठीक है। तो ये जो है 12 और 7 जो है वो आ जाएगी सिंपल रेशो, दोनों का सम लेंगे, 19 आएगा। फिर आपने 1 बाय 1 पार्टनर्स का शेयर निकालना है। 11,590 जो था वो टोटल प्रॉफिट था, और आपने क्या करना है 12 बटा 19 ये फर्स्ट वाला जो पार्टनर था उसके लिए निकालने के लिए 12 बटा 19 ज़रा 11,590 करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, और दूसरे के लिए 7 बटा 19 ज़रा जो भी प्रॉफिट है।
उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन था साद, सऊद और सईद वाला। इसमें भी आप लोगों को उनकी जो है वो बताई हुई थी टोटल जो भी अमाउंट उन्होंने शेयर की थी आपस में जो है वो कलेक्ट करके और बिज़नेस स्टार्ट किया था 12,000, 18,000 और 24,000। पहले सिंपलेस्ट रेशो में लेके आएंगे, फिर उसका सम ले लेंगे, फिर तीनों का शेयर निकालेंगे वन बाय वन। यहाँ पे लॉस था, प्रॉफिट नहीं था, लॉस था और लॉस को शेयर करना था तीनों ने। तो 13,500 जो है उस इतने रुपए का नुकसान हुआ था। तीनों कितना कितना नुकसान उठाएंगे। जो सिंपलेस्ट रेशो आई थी 7 की जो आई थी वो दो आई थी टोटल। सम जो था रेशो का वो 9 था। 2/9 ज़रब 13,500 करेंगे, ये 7 की वैल्यू आ जाएगी। सऊद के लिए 3/9 करेंगे और सईद के लिए जो है वो 4/9 करेंगे, तो तीनों का शेयर आ जाएगा। आगे जी हमारे पास इनहेरिटेंस वाले क्वेश्चन से टोटल अमाउंट जो है किसी ने ये क्वेश्चन था उसमें जो टोटल अमाउंट जो भी फौत होने वाला इंसान था उसने जो टोटल अमाउंट छोड़ी थी वो 8,25,000 थी। और ठीक है 8,25,000 थी और जो उसका एक्सपेंस था तदफीन वगैरह पे जो खर्चा हुआ था वो 7,500 था। रिमेनिंग अमाउंट कितनी बच जाएगी, 8,25,000 में से 7,500 को निकाल लेंगे और जो है बाकी अमाउंट बच जाएगी। और उसके बाद जो है शेयर ऑफ और हस्बैंड, उसके हस्बैंड का शेयर निकालने के लिए चौथा हिस्सा निकालेंगे 1/4 करके। ये जो अमाउंट बच गई थी उसको ज़रब देंगे तो यह उसके हस्बैंड का शेयर आ जाएगा। फिर शेयर ऑफ हर मदर का शेयर निकालने के लिए वही जो सेम अमाउंट है जो ऊपर आई थी हमारे पास 7,95,000, इसको 1/6 करके उसकी मदर का शेयर निकालेंगे, ये उसकी मदर का शेयर आ जाएगा उसमें से। और टोटल शेयर ऑफ हर हस्बैंड और मदर, टोटल जो उसके हस्बैंड का शेयर है और उसकी मदर का शेयर है उसको प्लस कर लेंगे, वैल्यू आ जाएगी। रिमेनिंग जो टोटल अमाउंट थी उसमें से उसकी मदर और हस्बैंड वाले को कलेक्ट करके जो आंसर आया था उसको जो है माइनस करेंगे उसमें से, और फिर जो है आपके पास जो है रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, 2 डाटर्स का शेयर निकालना है, तो 2 डाटर्स का टोटल यही वाला शेयर है जो टोटल बच गई अमाउंट, लेकिन पर डाटर या ईच डाटर का निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अपने आंसर्स को आपने इन क्वेश्चन के साथ मैच कर लेना है। अगर तो आपने ये आंसर निकाले हुए हैं तो फिर यकीनन आपके क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें टोटल अमाउंट बताई हुई थी जो फौत होने वाले बंदे ने छोड़ी थी 7200 रुपये थी। उसकी जो बेवा हैं उनका शेयर 8वां हिस्सा है, ठीक है। तो 8वें हिस्से के लिहाज से 72,000 को 1/8 से ज़रब देंगे, यानी 8वां हिस्सा 9,000 निकला उसकी बेवा का। उसके बाद जो है रिमेनिंग इनहेरिटेंस में आपने क्या करना है, टोटल में से 9,000 को निकाल लेना है जो बेवा का था, तो 63,000 बच जाएगा। फिर क्या करना है, फिर रेशो निकालनी है उसके बेटों और बेटियों के लिए। तो एक बेटा था एक बेटी थी, जो बेटे का हिस्सा होता है वो बेटी से डबल होता है, तो यहाँ पे इस वजह से 2 आ गया और बेटी का 1 आया। फिर उसका सम ले लेंगे, फिर आप उसी तरह करेंगे जैसे पार्टनरशिप वाला करते थे, 2 + 1 = 3, 3 जो है वो सम आ गया। फिर सन का निकालने के लिए 2/3 ज़रब 63,000 करेंगे, क्योंकि जो है बेटे का हिस्सा बेटी से डबल होता है ना, तो इस वजह से जो है यहाँ कटिंग करने के बाद 42,000 आ जाएगा। और बेटी का शेयर निकालने के लिए 1/3 ज़रब 63,000 करेंगे तो 21,000 आ जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारे ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आई होप आप लोगों को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला होगा इससे। अगर आप लोग कुछ सीखते हैं तो वीडियो को जस्ट लाइक कर दिया करें और अपनी सजेशन दिया करें, कमेंट्स में बताया करें। अगर वाकई कुछ सीखा है तो मुझे बता दिया करें कि कौन सी चीज़ जो है वो आपने न्यू सीखी है और आप मज़ीद क्या सीखना चाहते हैं। अपना टॉपिक भी आप लोग बता सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आप लोगों को वो चीज़ प्रोवाइड करूँ। और इसके अलावा आप मेरा पेड सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मुझसे। और दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।